This is Sakshi Verma. Welcome back to my YouTube channel Easy Learning Concept. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। मैंने एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटिक्स की बुक को प्रेफर किया है। एक स्टैंडर्ड बुक है, आप लोग सभी को पता होगा कि कितनी स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत की। तो मैं इसको प्रेफर करने वाली हूँ और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं इस बुक से कवर करवाऊंगी। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स आज हम लोग शुरू करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख ही जाएगा, एक्सेप्ट जेई मेंस और नेट में, क्योंकि वो तो इंटायरली साइंस पोर्शन होते हैं, है ना। तो आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे फंडामेंटल राइट्स से, क्योंकि ये एक ऐसे चैप्टर है जिसमें बार बार चेंजेस आते रहते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया है। फिर इससे बहुत सारे चेंजेस रिजर्वेशन रिलेटेड आते ही रहते हैं, इसीलिए चैप्टर काफी डायनेमिक है और स्टैटिक लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज मैं इसको शुरू कर रही हूँ। पहली बात, सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहला बात आता है इंट्रोडक्शन, यानी उस टॉपिक का परिचय क्या है, वो टॉपिक कहना क्या चाहता है, वो टॉपिक को क्या बतलाएगा आगे, है ना। तो सबसे पहली बात, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। तो दीज आर बेसिक ह्यूमन राइट्स एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच आर गारंटेड टू ऑल सिटीजन। तो एक ऐसा मूलभूत मानव अधिकार, यानी एक बोलते हैं मूल अधिकार जिसको बोलते हैं, जो हर एक इंसान के पास होना ही चाहिए। तो एक ऐसा सीरीज ऑफ द राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो सारे सिटीजन्स को ये राइट्स अवेलेबल करवाती है ना। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, क्या किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए है? बिल्कुल नहीं, वो जितने भी नागरिक है हमारे कंट्री के, उस सबके लिए अवेलेबल है ना। अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कलर, रिलीजन एक्सेट्रा। तो इसमें ऐसा तो नहीं होता है कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी कलर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते, कोई मतलब नहीं है उससे। हमको आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा क्योंकि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है ना। समझ रहे हो ना। और इसका नाम फंडामेंटल राइट्स ने क्यों पड़ा, तो अभी जानते हैं। एसेंशियल टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये एक ऐसी राइट्स होती है जो किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जाए तो कितना एक्सप्लॉयटेशन होगा आपके साथ, है ना। आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जगह नहीं मिलेगी, आप गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, तो उस काहे का जिंदगी, उसमें काहे का ह्यूमन, जब उसको कोई राइट्स ही नहीं मिलेगा। तो ये राइट इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये डेवलपमेंट में मदद करती है। किसका डेवलपमेंट? तो ह्यूमन का डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ओके, तो इसीलिए इसका नाम फंडामेंटल राइट्स पड़ा। दूसरा बात क्या है, बेसिक ह्यूमन फ्रीडम दैट एवरी इंडियन सिटीजन हैज राइट टू एंजॉय फॉर अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तब डेवलपमेंट होगा किसी भी इंसान का, तभी तो उसका पर्सनालिटी डेवलप हो पाएगा, तभी वो क्वेश्चन कर पाएगा ना, तभी वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा, अपने राइट्स के बारे में जान पाएगा, कोई उसके राइट्स को हनन नहीं कर पाएगा, किसी के हाथ से एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएगा, किसी के हाथ से शोषण नहीं होगा उसके खिलाफ, है ना। अगर आप अपने राइट्स को नहीं जानोगे तो आपके खिलाफ कोई भी शोषण कर सकता है, कोई भी आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं हो। तो ये राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ओवरऑल रन डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसका मोरल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया। तो वो सारे डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट का होना काफी जरूरी है। ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो सारे सिटीजन के पास होते ही होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, यूएस के भी सिटीजन के पास है, ब्रिटेन के सिटीजन के पास भी है ना। नाउ हम लोग किससे इंस्पायर्ड हुए हैं, हम लोग का आइडिया कहां से आया है। हम लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम लोग ने किसी और कंट्री से बोरो किया है, और उसी में से एक है फंडामेंटल राइट्स।
जिससे कहां से लिया हम लोग ने, बिल ऑफ राइट्स यूएसए से, ठीक है ना। तो बिल ऑफ राइट्स मैंने आपको 11th क्लास की बुक में पढ़ा चुका है, क्योंकि चैप्टर 2 में बिल ऑफ राइट्स को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि बिल ऑफ राइट्स क्या होता है कि लिस्ट ऑफ द राइट्स होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, और उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। तो बिल ऑफ राइट्स बोलिए या फंडामेंटल राइट्स बोलिए, वही बात है ना। enshrined in part 3 of the constitution from article 12 to 35। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? अगर आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या बोलोगे कि पार्ट 3 में है, और 12 से लेकर 35 यानी 12 to 35 आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। जिसमें से हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता होगा, है ना। उसको हम लोग 1 by 1 उसको थॉरो में डिस्कस करेंगे, उसके एक्सेप्शंस, उसके आर्टिकल्स, क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या हुए, उससे रिलेटेड सारा चीज बात करेंगे हम लोग, ओके। इट इज डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या होता है या किसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो हमारी फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया ये ब्रिटेन का जो चार्टर ऑफ राइट्स है उसको बोलते हैं, जो वहां के सिटीजन्स को दिया गया है उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मिले हैं फंडामेंटल राइट, तो उसको भी क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ आया ना। फिर क्या बात आती है कि दीज आर जस्टिसेबल। तो ये एक ऐसी राइट्स है जो कि जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल यानी कि अगर आपकी कोई फंडामेंटल राइट्स को कोई हनन कर रहा है, कोई आपको कर्टेल कर रहा है, एंजॉय करने का नहीं दे रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या तो हाई कोर्ट जा सकते हो कि देखो भाई जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन हो रहा है ना। तो ये क्या जस्टिसेबल है। कोर्ट आपको उस समय एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कि हाँ इसका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको आप हनन नहीं कर सकते हो, है ना। तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले हाई कोर्ट जाओगे फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगे कि हाई कोर्ट जाना तो हाई कोर्ट जा सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट जाना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अगर कोई फंडामेंटल राइट आपके हनन करेगा तो, है ना। फिर बात क्या आती है कि प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑथोरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री। अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो क्या होता कि गवर्नमेंट अपने बिल के अकॉर्डिंग कुछ भी ला देती, तो क्या होता, वो निरंकुशवाद हो जाता। क्योंकि डिक्टेटर में मतलब क्या बोल रहा है कि जो राजा चाहती थी वही होता था, पीपल का कोई रोल नहीं होता। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो सिटीजन के अगेंस्ट सरकार कुछ भी ले आती, और हम लोग पास कोई राइट्स था ही नहीं बोलने के लिए, होता ही नहीं, तो क्या बोलते सरकार के खिलाफ। तो इसलिए लाया गया ताकि जो गवर्नमेंट का जो ऑथोरिटेरियन रूल है, या मैं यू बोल डिस्पोटिक रूल है, निरंकुश शासन को खत्म करने का सबसे बड़ा मदद करता है कौन, फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट्स में हमको ये ताकत दिया गया कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको जीने का अधिकार है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये सीरीज जो राइट दिया गया है किस लिए दिया गया है, ताकि जो हमारे कंट्री में एक निरंकुशवाद रूल एस्टैब्लिश ना हो पाए, एक निरंकुश तंत्र एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, जो पार्लियामेंट चाहे कुछ भी पास करवा सकती है ना। तो उससे बचने के लिए फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, समझ आया। दूसरा बात क्या बोलता है कि इट ऑपरेट लिमिटेशन ऑन टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेटरी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर। तो दूसरा बात ये बोलता है कि ये यहाँ पे प्रतिबंधित करता है किसको, तो हमारी विधायिका को और कार्यपालिका को। वो कैसे, तो वो ऐसे कि अगर मैंने पहले ही बताया कि जो पार्लियामेंट है वो लॉज ला के, कानून ला के, एक्ट ला के कुछ भी कर सकती है ना, अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना हो। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के आर्बिट्री यानी अनलॉफुल, है ना, अनलॉफुल कानून को रोक लगाती है। क्योंकि अगर हमारे खिलाफ ऐसा कुछ कानून ले आया गया, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं,
क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या करती है कि ये सारी चीज पे क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। टायरेनी, टायरेनी क्या, जुल्म, किसके, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के, और विधायिका के कानून पे क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, हनन करे। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये बात। अब बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने राइट्स दे रखे हैं हमें, तो ये हम लोग सभी जानते हैं, फिर भी एक बार रिकैप करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला राइट कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, हिंदी में बोले तो समता का अधिकार, और ये आर्टिकल 14 to 18 में डिस्क्राइब किया गया है। जब हम 14 से 18 की बात करें तो किसका बात करेंगे हम लोग, समता का अधिकार। दूसरा कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस में डिस्क्राइब किया गया, आर्टिकल 19 to 22, जिसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ओके ना, आप लोग ये मत समझना कि मैं सिर्फ आर्टिकल लिख दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 to 24 के में डिस्क्राइब किया गया है अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो आर्टिकल 25-28 में डिस्क्राइब किया गया है। पांचवा राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो आर्टिकल 29 to 30 में डिस्कस किया गया है। और एक जो राइट है, जो कौन सी राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी, लेकिन इसको हटा दिया गया। अब हटाया क्यों गया, तो इसीलिए हटाया गया कि जब हमारी जो भारत आजाद हुई थी तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खूब जमीन था, पैसा था। तो उसमें क्या होता था, उसमें क्या ये बात है कि गवर्नमेंट के पास खुद की प्रॉपर्टी तो थी नहीं। तो जमींदारी, जो अबोलिशन ऑफ जमींदारी आया 1951 के बाद, उसमें क्या किया गया कि जिनके पास सरप्लस लैंड होता था वो गरीबों को दे दिया जाता, जो कि लैंडलेस लेबर होते थे, जिनके पास जमीन नहीं हुआ करता था। तो अगर मेरे पास 200 बीघा का जमीन है तो मैं हमको क्या करना होगा सरकार के अकॉर्डिंग, तो हमको उसको दान करना पड़ेगा जिसके पास जमीन नहीं है। आप लोग ने भूदान आंदोलन का नाम सुना होगा, अंडर विनोबा भावे, तो वो बहुत इस पे काम किए थे। जब आप किसी का जमीन ले रहे हो, सरकार ले रही है, तो क्या कर रही है, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है। अगर आप लोग देखते हो कि पुल वगैरह बनाती है सरकार, तो उसमें क्या करती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेती है और उसमें कंपनसेशन देती है। तो काफी इसमें दिक्कत आने लगा, इसमें काफी डिस्प्यूट होने लगा बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसको क्या किया गया कि फंडामेंटल राइट से ही इसको रिमूव कर दिया गया। अब ये क्या है, एक लीगल राइट है। अब लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर होता है, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोटेक्ट किया है, और फंडामेंटल राइट्स ऑफ गवर्नमेंट हटाना चाहती थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बाकायदा उसमें संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन लीगल राइट में क्या करना पड़ता है, एक सामान्य कानून की तरह होता है। ऐसा नहीं कि उसमें अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा, मेजॉरिटी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सिंपल जो ऑर्डिनरी लॉ होता है, सामान्य कानून की तरह ट्रीट किया जाता है लीगल राइट्स को, ठीक है। वैधानिक अधिकार जिसको बोलते हैं, तो पहले ये आर्टिकल 31 में था, जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानी जाती थी। लेकिन हुआ क्या, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 को में तो क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स के स्टेटस से इसको हटा दिया गया। अब ये क्या है, लीगल राइट है, जो कि 300E आर्टिकल में ये दिया गया है अंडर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अब क्या बन गई है, एक लीगल राइट बन गई है। समझ आया आप लोग को, ठीक है। अब बात आता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपके पास राइट्स है, खूब राइट्स है, आप खूब मजे कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें कोई उपचार ना हो, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को हनन कर दे, तो आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जाओगे। तो सारा बात किसमें किया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर ये नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये बेसलेस हो जाता अगर ये नहीं होता तो।
कि आपके पास इक्वालिटी भी है, फ्रीडम भी है, अगर लेकिन आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है तो चैलेंज नहीं कर सकते, तो काहे का फंडामेंटल राइट्स। तो इससे काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट बैकग्राउंड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे उसको। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।